नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। अयोध्या में अशोक सिंघल पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की है और इस दौरान उन्होंने संस्कृत शिक्षकों और छात्रों को भी सम्मानित किया है। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, साधु संत देश को एकजुट कर रहे हैं, सनातन धर्म सुरक्षित रहेगा। साथ ही सीएम योगी ने और क्या कुछ कहा, वो देख लेते हैं। सनातन धर्म खतरे में पड़ेगा तो विश्व मानवता का जीवन ही खतरे में पड़ जाएगा, और इसलिए उन्होंने अपना पूरा जीवन पूरी तरह सनातन धर्म के लिए समर्पित किया था। और उसका माध्यम उन्होंने बनाया था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक स्वयंसेवक के रूप में, एक प्रचारक के रूप में, विश्व हिंदू परिषद के महामंत्री के रूप में, अंतर्राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष के रूप में, और राम जन्मभूमि आंदोलन और अशोक सिंघल जी एक दूसरे के पूरक सी बन गए थे। सोते जागते उड़ते बैठते एक ही ध्येय, एक ही मूल्य, एक ही मुद्दे के लेकर के वे कार्य करते थे कि जैसे भी हो हमें राम जन्मभूमि फिर से लेकर के रहना है, और इसके लिए जो भी माध्यम हो सकते हैं, और शांति का हो या क्रांति का हो, सनातन धर्म को मजबूती प्रदान करने के लिए वेद विद्यालयों की स्थापना हो या सुदूर जनजातीय क्षेत्रों में एकल विद्यालयों की स्थापना का कार्य, पूज्य संतों का सानिध्य लेकर के हर मत पंथ संप्रदाय से जुड़े हुए उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम सभी पूज्य संतों को एक मंच पर लाने का कार्य हो, या फिर अछूतोद्धार के लिए किए जाने वाले उनके स्तुल्य प्रयास, इस श्रद्धेय अशोक जी जीवन पर्यंत करते रहे। और वहीं बदायूं में बीजेपी सदस्यता अभियान कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा पहुंचे हैं और उन्होंने बयान दिया। राहुल गांधी पर जमकर निशाना भी साधा है। उन्होंने कहा, राहुल गांधी के बयान को खुद उनकी पार्टी के नेता महत्व नहीं देते। राहुल गांधी को कई बार कांग्रेस ने लॉन्च किया, लेकिन वो फेल साबित हुए हैं। वहीं अखिलेश यादव के गोरखपुर में बुलडोजर चलने वाले बयान पर भी पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ये ख्याली पुलाव उनके हैं। अखिलेश के सपने जो हैं वो पूरे होने वाले नहीं हैं। अखिलेश की सरकार में अपराध चरम पर था और माफिया भी हावी थे। देखिए, समाजवादी पार्टी के नेता उन्होंने कहा है कि 2027 में हमारी सरकार आई थी। मुझे लगता है कि ये ख्याली पुलाव देख रहे हैं, ये उनके सपने कभी पूरे होने वाले नहीं हैं। 2017 से पहले उत्तर प्रदेश की जनता ने उनकी सरकार की गुंडागर्दी देखी है, जिस तरह से माफिया हावी थे, जिस तरह दुकानों पर कब्जे, प्लॉटों पर कब्जे, खेती पर कब्जे। तब मैं कह सकता हूँ कि अखिलेश यादव जो कहें वो क्या कहते हैं पता नहीं, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि हमारी केंद्र की सरकार हो या प्रदेश की सरकार, बुलडोजर जो चलते हैं वो विकास के लिए चलते हैं, और लगातार जिस तरह से रोडों का काम होता है बुलडोजर की आवश्यकता रहती है। लेकिन बुलडोजर वहाँ भी चलता है जहाँ पर ऐसे माफिया, ऐसे आतंकवादी, ऐसे गुंडे जिन्होंने अवैध तरीके से निर्माण करा रखे हैं, तो कानूनी प्रक्रिया के तहत वो भी बुलडोजर उठाए जाते हैं। मुझे लगता है कि रेपिस्ट हों चाहे माफिया हों, इनके हमेशा हमदर्दी में खड़े रहे हैं, तो समाजवादी पार्टी के नेता खड़े रहे हैं। लेकिन ये बुलडोजर है, सही तरीके से चलता है, चलता है। राहुल गांधी जी के बयान को कांग्रेस के लोग ही गंभीरता से नहीं लेते हैं, और मैं कह सकता हूँ कि न जाने कितनी बार लॉन्च किया है राहुल गांधी के लिए, लगातार कांग्रेस फेल होती जा रही है। इसलिए मुझे लगता है जब कांग्रेस राहुल गांधी को लॉन्च करेगी राहुल गांधी का, तब तक कांग्रेस फेल होगी। अलीगढ़ की नगर पंचायत कौडियागंज के सभासदों द्वारा सामूहिक इस्तीफे का माहौल यह गरमाया हुआ है। आपको बता दें कि 11 सभासदों ने चेयरमैन के पति कुलदीप सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। भ्रष्टाचार और मनमानी करने के आरोप ये लगे हैं। सभी 11 सभासदों ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया है, जिससे कि आज चेयरमैन के पति ने सभासदों को धमकी दी है। ऐसा आरोप सभासदों की तरफ से लगाया गया है कि उनको धमकी मिली है, और सभासदों ने जिलाधिकारी को पत्र लिखकर अब कार्रवाई की इस पर मांग की है। 9/2024 को एक अपना सामूहिक इस्तीफा सौंपा था सीएम साहब के लिए, जिसके बाद से लगातार हमें डराया धमकाया जा रहा है। सभी सभासदों को जो है अलग अलग तरीके से धमकी आ रही हैं।
और अलग अलग तरीके से कि उन्हें जान से मारने की भी धमकी दी जा रही है। कौन है वो धमकी दी? तो ये सब जो है चेयरमैन कुलदीप सिंह जी के ही लोग हैं और वो लगातार हमें धमकी आ रही हैं। इसलिए आज हम एडीएम साहब के कार्यालय पर आए हैं और इनसे आज हमने जो है अपनी गुहार लगाई है। देखते हैं क्या होता है। कुलदीप सिंह लोधी चेयरमैन पति हैं, जो नगर पंचायत चेयरमैन हैं उनके पति हैं। इस्तीफा दिया, देखिए हमारी कोई भी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा था, हम बहुत हताश और निराश हैं, इसलिए हमने मजबूरन इस्तीफा दिया है। हमने परसों एसीएम साहब को इस्तीफ़ा दिया था, उसके बाद से हमें लगातार धमकियां मिल रही हैं। कुलदीप सिंह के पति चेयरमैन वो कुलदीप सिंह लोधी कि आप लोग कुछ भी नहीं कर सकते हो, ये मैं आपको फंसा दूंगा केस में, ये कुछ भी करवा दूंगा, सरकार मेरी ऊपर से लेकर भाजपा की है नीचे तक, और आपको जहां जाना है जो करना है आप करिए। ये कौड़ियागंज हमारे यहाँ एक नगर पंचायत है जिसमें से लगभग 9-10 पार्षद आए हुए हैं आज, और इन्होंने चेयरमैन के विरुद्ध एक एप्लीकेशन दिया है। तो उसकी सक्षम स्तर से जांच करा के जांच में जो भी पाया जाएगा उसके क्रम में अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। और लखनऊ में अटल मिशन फॉर रिजुविनेशंस एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन चुनौतीपूर्ण कार्य करने जा रहा है। दरअसल घरों के सेफ्टी टैंक का समुचित निस्तारण न होने से बीमारियों का खतरा बना हुआ है, जिसका प्रबंध यह किया जा रहा है। रिपोर्ट आप देखिए। यूपी के लखनऊ में आज जो है एक ऐसा सेमिनार किया जा रहा है जो लगातार पर्यावरण को बेहतर करने के लिए, शहरों की स्थिति सुधारने के लिए, लोगों को जनजीवन को चेंज करने में अहम भूमिका निभाएगा। इस सेमिनार को जो है अमृत मिशन के तहत किया जा रहा है और अमृत मिशन के तहत तमाम शहरों में काम चल रहा है। इसके में जो है एडिशनल डायरेक्टर हैं पीके श्रीवास्तव जी, मैं उनसे जाना हूँ सर कैसा है सेमिनार का? देखिए हम लोगों के शहरों में जहाँ पे सीवर नेटवर्क है वहाँ पे तो चलिए ठीक है, जो घरों के शौचालय का जो फीकस स्लज है, मल है, वो सीवर नेटवर्क के थ्रू चला जाता है। लेकिन हमारा अधिकांश जो हाउस होल्ड है उसमें सीवर सिस्टम से कनेक्टेड नहीं है और सेप्टिक टैंक बेस्ड व्यवस्था पे हम निर्भर करते हैं। सेप्टिक टैंक जब भर जाता है और उसके अंदर का जो मल है, फीकस स्लज है, उसका नॉर्मली होता है कि लोग यहाँ से डिसलज करके खाली करके ले जाते हैं और नालों में या कहीं ज़मीन पर खाली डाल देते हैं। ये हेल्थ के लिए, पर्यावरण के लिए अत्यंत खतरनाक है, क्योंकि अगर वो नालों में जाएगा तो अल्टीमेटली वो हमारे रिवर में जाएगा, वाटर बॉडी को पॉल्यूट करेगा। तो इसके लिए बहुत आवश्यक है कि जो हमारे अमृत योजना के अंतर्गत एफएसटीपी और को ट्रीटमेंट प्लांट बनाए गए हैं और उसका सही यूपी में पर्यावरण सुधार के लिए लगातार काम चल रहा है और इसके लेकर के सुनीता नारायण जी लखनऊ में हैं। और ये पद्मश्री सुनीता नारायण जी का नाम एक ऐसा नाम है कि जिनके नाम जुड़ जाने से अपने आप पता चलता है कि काम होगा, और जो काम हाथ में लेती हैं वो जरूर करती हैं, और जो नेतृत्व इनका है सीएससी की डायरेक्टर हैं, तो इस नाते ये बेहतर तरीके से परफॉर्म भी करा रही हैं और लोगों को लगा रही हैं, खुद भी उसका नेतृत्व कर रही हैं। मैं उनसे जानना चाहूँगी क्या आज सेमिनार का कैसा? देखिए, ये युग है जलवायु परिवर्तन का। हम जानते हैं इस युग में क्योंकि जलवायु परिवर्तन है, पानी जब वर्षा आएगी तो ज़्यादा पानी होगा और कम दिनों में होगा, बाढ़ आएगी, सूखा आएगा। और ये भी हम जानते हैं कि हमारी नदियाँ आज तबाह होती जा रही हैं, उसमें इतना मल है, इतनी गंदगी है कि नदी नहीं बहती, मल बहता है उसके अंदर। बहुत कोशिश करी गई है कि नदी साफ करें। मैं और हमारी जो आज गोष्ठी है ये है क्योंकि यूपी के अंदर एक बहुत अच्छा कदम उठाया गया है कि नदी साफ जब होगी, जब हम घर का जो मल है, जो घर के अंदर से निकलता है, उसको हम ट्रीटमेंट कर सकें। पुराना एक तरीका था कि बड़े बड़े ट्रीटमेंट प्लांट बनेंगे, बड़ी बड़ी शहरों के अंदर जो अंडरग्राउंड सूरेज है उससे लेके जाएगा जो गंदगी है वो जाएगी ट्रीटमेंट के लिए। वो आज तक उपाय इस देश में काम नहीं किया गया क्योंकि बिजली नहीं होती, लोग कनेक्शन नहीं लेते, कॉस्ट ज़्यादा होती है। यूपी ने एक नया तरीका अपनाया है जो एक बहुत, मुझे लगता है पूरी दुनिया के लिए एक मॉडल है। वो तरीका है कि हम किसी भी शहर के अंदर लोग अपने घर के अंदर जो सेप्टेज है, जो सेप्टिक टैंक है, उसको पहले भी साफ कराते थे। उसको हम बदलेंगे नहीं, मगर हम उसके साथ जो ऑपरेटर है उसका हम नियंत्रण करेंगे कि वो जो सेप्टेज है वो एक ट्रीटमेंट प्लांट तक जाए।
आज जो चर्चा है वो हर यूएलबी के साथ है कि आपने 40 ट्रीटमेंट प्लांट इस यूपी में बन चुके हैं। उन 40 ट्रीटमेंट प्लांट का सबसे अच्छा इस्तेमाल कैसे हो, क्यों कमियां आ रही हैं, कैसे उसको सही करें। मुझे लगता है कि यूपी का ये जो काम है, तो यूपी जो आज काम कर रही है कि हम नई तरीके से नदी को साफ करेंगे, हम एफएसटीपी बनाएंगे, हम फीकल स्लज करेंगे, हम एसटीपी पर ही नहीं निर्भर करेंगे, हम ट्रैक्टर ट्रॉली ट्रक से घर घर से मल लेके जाएंगे और उसको हम ट्रीटमेंट करेंगे। ये पूरी खाली यूपी और उड़ीसा 2 स्टेट्स हैं इंडिया में जिनमें सीरियसली ये काम हो रहा है, और मैं समझती हूँ यही एक तरीका है जिससे हमारी नदियाँ साफ होंगी। नदी तभी साफ होगी जब नदी के अंदर पानी होगा और मल कम होगा। थैंक यू। तो ये थी पद्मश्री सुनीता नारायण जी, इनका सीधे से कहना है कि भारत में ही यूपी ही ऐसा शहर है और उड़ीसा 2 राज्य ऐसे हैं कि इन 2 राज्यों में सबसे ज़्यादा काम हो रहा है पर्यावरण पॉइंट ऑफ व्यू से, और वो इससे संतुष्ट भी हैं। उनका सरकार लगातार सहयोग दे रही है और ज़्यादा से ज़्यादा नदियाँ भी साफ़ होंगी, क्योंकि इसके दिशा सकारात्मक काम चल रहा है और ये काम जल्दी ही जो है अमलीजामा ही मिल जाएगा। इससे नदियों की सफाई होगी और शहरों में भी जो है सफाई की पूरी उम्मीद की जा रही है। कैमरा पर्सन रियाद के साथ TN मिश्रा, जनता TV, लखनऊ। और वहीं गणेश चतुर्थी का जो त्यौहार है, भगवान गणेश के जन्म उत्सव के लिए इसको मनाया जाता है और इसी को लेकर बदायूं में भी त्यौहार मनाने के लिए लोग काफी उत्साहित हैं। भगवान गणेश की मूर्तियां बनकर तैयार हैं। यह रिपोर्ट आप देखिए। बदायूं जिले में भी गणेश चतुर्दशी का त्यौहार जो है वो बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। हालांकि बहुत साल पहले बंबई जैसे बड़े शहरों में इस त्यौहार को मनाया जाता था, लेकिन परंपरा चलती चली आई और उसके चलते बदायूं जैसे शहर में भी इस गणेश चतुर्दशी के त्यौहार को लोग धूमधाम से मनाने लगे। गणेश चतुर्दशी का त्यौहार जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, वैसे वैसे गणेश जी की जो प्रतिमाएं हैं वो यहाँ के जो कलाकार हैं वो बना के तैयार कर रहे हैं और उनके लिए सजावट भी की जा रही है। हम इस जगह मौजूद हैं जहां पर मूर्तियों को बनाया गया है और मूर्ति बनाई गई हैं, और कुछ लोग हैं जिन्होंने मूर्ति को खरीदा है, वो अपनी मूर्ति को सजा रहे हैं और उनका गणेश जी का जो है वो श्रृंगार कर रहे हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से देखेंगे कि श्रृंगार किस तरीके से कर रहे हैं। इन्होंने मूर्ति को खरीदा है और ये ले जाने के बाद जो है अपने यहाँ मूर्ति की स्थापना करेंगे। उसके बाद जो है 7 दिन तक ये प्रोग्राम चलेगा। उसके बाद जो है भागीरथी कचला गंगा घाट पर इसको विसर्जन किया जाएगा। हमारे साथ मौजूद हैं, इन्होंने मूर्ति को खरीदा है गणेश जी की और ये अपने यहाँ स्थापना करेंगे। क्या नाम है आपका? ऋतिक। अच्छा, आपने गणेश जी की प्रतिमा को सजा रहे हैं आप, ठीक है। कहाँ पर स्थापित करेंगे इनको? ये अल्फा सराय जोशी मोहल्ले में स्थापित होगी और बड़ी पूजा और उससे ये स्थापित करेंगे मूर्ति। देखिए, जैसे आपने मूर्ति को लिया, आप स्थापित करेंगे ऊपर, इसकी क्या मान्यता है? इसको आप किस तरीके से देखते हैं? ये इसकी मान्यता ये है कि इसको गणेश जी के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है और ये कार्यक्रम 7 सितंबर से लेकर 13 सितंबर तक चलेगा। 13 सितंबर को गणपति जी को कचला घाट पे विसर्जन करने के लिए ले जाएंगे और 7 सितंबर को इसकी स्थापना होगी। पहले देखा जाता था काफी सालों पहले कि बम्बई जैसे शहरों में इसका त्योहार मनाया जाता था, लेकिन त्योहार महाराष्ट्र में मनाया जाता था और सब प्रसिद्ध ये त्योहार महाराष्ट्र का ही था, लेकिन अब ये देश भर में मनाया जाता है। तो ये जिन्होंने गणेश जी की प्रतिमा को लिया है और ये अपने यहाँ पे स्थापित करेंगे, उसके बाद इसकी पूजा अर्चना भी की जाएगी। उसके साथ मूर्तिकार भी हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने इन मूर्तियों को बनाया है। अरे जरा आ जाइए इधर को। मूर्ति को बनाया है और किस तरीके से इन्होंने तैयार किया है, किस तरीके से इसके लिए बनाया गया है और किस तरीके क्या क्या इसमें लगाया गया है और कितना समय लगा है इसे बनाने में, ये सब सारी जानकारी लेने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? हमारा मंजू नाम है। अच्छा, ये जो मूर्तियाँ आपने बनाई हैं ये आप ही ने बनाई हैं क्या? हमने बनाई है खुद। अच्छा, कहाँ की रहने वाली हो आप? हम राजस्थान रहने वाले, जयपुर से। अच्छा, तो यहाँ कब आई थी आप? यहाँ पे तो हमको 2-3 साल हो गए, बाकी जैसे 3 महीने 4 महीने से पहले लगते हैं मूर्ति। अच्छा, आपने इतनी सारी ये मूर्तियाँ बनाई हुई हैं, ये सारी मूर्तियाँ आपकी जो सेल हो जाती हैं? हो जाती है इधर। अच्छा, बदायूं में हो जाती है सेल ये तो। अच्छा, मतलब छोटी मूर्तियाँ भी हैं, बड़ी मूर्तियाँ हैं, इनके सबके प्राइस सेम हैं या अलग अलग हैं? सबके अलग अलग है। सबके अलग अलग हैं। सबके अलग अलग है।
तो ये भी है, ये मूर्तिकार हैं, इन्होंने मूर्तियों को बनाया है अपने हाथों से। और उसके बाद ये इनका कहना है कि हम लोग राजस्थान से हैं और बदायूं में लगभग 3 साल से रह रहे हैं और मूर्तियों का बनाने का ही इनका कार्य है। मूर्तियों को बनाते हैं, उसके बाद जब भी त्यौहार आता है तो उनको सेल किया जाता है। जो मूर्तियां ले जाते हैं वो अपने यहाँ जाके स्थापना करते हैं इनकी, और उस की मान्यता के साथ पूजा अर्चना भी करते हैं। फिलहाल भगवान गणेश की पूजा अर्चना कोई भी हो, सबसे पहले भगवान गणेश को पूजा जाता है, उसके बाद ही आगे की पूजा की जाती है। फिलहाल यहाँ काफ़ी तादाद में मूर्तियाँ लगी हुई हैं और खरीदने वाले मूर्तियों को लेके भी जा रहे हैं जो अपने यहाँ स्थापित करेंगे, क्योंकि गणेश चतुर्दशी का त्यौहार है और उसी के चलते प्रतिमाओं को लोग लेके जा रहे हैं और अपने यहाँ स्थापित करेंगे। अवधेश मिश्रा, जनता टीवी, बदायूं। और सीबीआई ने कैंटोनमेंट बोर्ड कार्यालय पर कार्रवाई करते हुए छापेमारी की है। इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस में सपा नेता पवन पांडे ने विकास कार्यों के टेंडर में लगभग 25 करोड़ के घोटाले का आरोप भी लगाया था, जिसके चलते सीबीआई की कैंटोनमेंट बोर्ड के कार्यालय पर यह कार्रवाई जारी है। ये कैंटोनमेंट बोर्ड के सीईओ हैं यशपाल सिंह। इन्होंने कई करोड़ों का ठेकेदारों से मिलकर कैंटोनमेंट बोर्ड में भ्रष्टाचार किया और यह भ्रष्टाचार का खुल गया। इनके जो इन्होंने चोरी की कैंटोनमेंट बोर्ड में, ठेके पट्टे में रुपया कमाया, वो पूरा खुल गया इनका भ्रष्टाचार। आज जब इनका भ्रष्टाचार खुल गया तो जिन लोगों ने भ्रष्टाचार खोला, जिन लोगों ने सारे कागज पत्तर इकट्ठा किए इनके भ्रष्टाचार के, तो अब ये उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, खुन्नस निकाल रहे हैं। लेकिन हम लोग जो है देश के रक्षा मंत्री से मांग कर रहे हैं कि इनके समय में जितना भ्रष्टाचार हुआ है, जितना कागजों में हेरा फेरी हुई है, इनके समय में जितना ठेका पट्टा दिया गया, सबकी जांच की जाए। अगर ये भ्रष्टाचार के दोषी तो है ही है। मैंने जब तक सबसे इल्जाम लगाया, तथ्यों कागजों के आधार पर, कागज कभी मरता नहीं है, सारे प्रमाण के साथ कि इनके समय में जितने ठेके पट्टे दिए गए सब में कागज पूरे नहीं है। जब कागज पूरे नहीं तो ठेका दिया कैसे गया? उसका पेमेंट आपने जारी कर दिया, एफडी जारी कर दी, इसका मतलब आप भ्रष्टाचार में संलिप्त थे, आपने कमीशन खाया है। इनके ऊपर रक्षा मंत्रालय विभाग जांच कराए और इनके सारे अधिकार सीज करे और इनको कड़ी कार्रवाई में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दे। और हापुड़ में पैतृक मकान को जबरन कब्जाने का मामला सामने आया, जिसके चलते एक गरीब परिवार आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो गया है। दरअसल पीड़ित परिवार ने घरेलू विवाद में मकान को जबरन कब्जाने और मकान खाली ना करने पर जान से मारने की धमकी देने के आरोप ये लगाए हैं और अपने निजी संबंधियों के खिलाफ थाने में शिकायत भी दर्ज करवाई है, जिसके चलते पुलिस पर शिकायत के बाद भी कोई एक्शन ना लेने के आरोप हैं। आपको बता दें कि दबंगों की धमकियों से परेशान होकर महिला के पति ने आत्महत्या भी की थी। हमारे जो ताई जी हैं, उनके मतलब कि हमारे दादाजी ने 2 मकान लिए थे, उनके यहाँ लग जमा गए, उन्होंने अपने नाम करवा लिया और ये वाला मकान हमारे को दे गए। तो जब दादाजी थे, सब थे, जब तो कुछ बोला नहीं उन्होंने, ताऊ भी खत्म हो गए। और अब जाके मतलब कि हमारे कुछ टाइम बाद उनको लालच आ गया और हमारे पीछे पड़े जा रहे हैं और पैसे वाले हैं, सरकारी नौकरी वाले हैं, धमकियाँ देते हैं आके कि तुम्हारे बर्तन बाहर फेंक देंगे, तुम्हें घर से निकाल देंगे, हमारा कुछ भी नहीं हो सकता। कौन लोग हैं वो हमारे ताऊ जी हैं, उनके बच्चे हैं, मतलब ताऊ तो खत्म हो गए, ताई है, ताई के बच्चे हैं, जगनो नाम में ताई का है, धर्मेंद्र जगमेंद्र उनके लड़के हैं। और इनके चाचा है एक रिश्तेदारी में, उसका नाम पप्पू भारत है, वो भी सरकारी नौकरी में, एसएसबी में। आपने पुलिस से शिकायत की इसकी? हाँ जी, हमने सब जगह करी, एसपी जी को भी दी और चौकी में, थाने में, सबको हमने प्रार्थना पत्र दिया था, कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक दिन के लिए आए थे और कह के चले गए ठीक हम कार्रवाई करें, कुछ कार्रवाई नहीं हुई। आज हम मरने के टाइम पे आ गए, हम भी सुसाइड कर लेंगे, हमारे पापा को टॉर्चरबाजी करके सुसाइड के लिए मजबूर कर दिया इन्होंने। चलिए आगे बढ़ते हैं संगम नगरी में, जहां पर पिछली बार कुंभ में प्रयागराज जंक्शन के बाहर नगर निगम की दुकानों को तोड़कर सड़क को चौड़ा किया गया था, वहीं अब लोगों ने इसे पोर्टिको में अवैध अतिक्रमण करके पक्के निर्माण यहां पर कर लिए हैं, जिसमें नॉनवेज और शराब की दुकानें भी चल रही हैं, जिसको लेकर जनता टीवी की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची है। कुंभ करीब है और पिछली बार कुंभ के दौरान जहां नगर निगम की दुकानें स्टेशन से हटाकर चौड़ीकरण किया गया था, मगर इस बार प्रयागराज में जो दुकानें हैं पोर्टिको में अवैध अतिक्रमण किए गए हैं और ऐसे में लोगों को सड़कों पर चलना मुश्किल हो गया है और जो लीकर और मदरा की दुकानें हैं सड़क पर ही लोग प्रयोग करते हैं। फिलहाल हमारे साथ महापौर गणेश केसरवानी जी हैं। सर, स्टेशन पे जिस तरह से सारी मार्केटें हैं उनमें जो पोर्टिको बने थे उसमें अवैध अतिक्रमण हो गए हैं, किस तरह से उसको खुलवाया जाएगा? क्योंकि पहले भी पिछले कुंभ में खुलवाने की कोशिश की गई थी, नहीं हो पाया था, मगर इस बार किस तरह, क्योंकि महाकुंभ है और उसी रास्ते से मेन संगम के लिए लोग जाते हैं, तो जिस तरह से अवैध निर्माण है, पूरे क्रोचमेंट है, दुकानों ने पक्के अवैध निर्माण कर लिए, क्या कहेंगे? देखिए,
इस बार प्रयागराज का महाकुंभ पूरे विश्व को आकर्षित कर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रयागराज के माननीय उप मुख्यमंत्री जी और हम सब लोग मिलकर के एक भव्य कुंभ के आयोजन के लिए दिन रात परिश्रम कर रहे हैं। शहर की जनता भी इसमें भरपूर अपना सहयोग प्रदान कर रही है। आप देख रहे होंगे पूरे शहर में चौड़ीकरण का कार्यक्रम चल रहा है। जनता स्वयं अपने हाथों से अपना मकान तोड़ रही है, जो इस बात का द्योतक है कि प्रयाग की जनता भी चाहती है कि बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पर कुंभ का आयोजन हो और आने वाले तीर्थ यात्रियों की किसी प्रकार की कोई कठिनाई ना हो। हम सब लोग मिलकर के उनकी सेवा करने का काम करें और जहाँ जहाँ इंक्रोचमेंट आप बता रहे हैं, मैं इसकी जांच करवाऊंगा और लोगों से भी आग्रह करूंगा कि सड़कें हमारी चौड़ी रहेगी, सड़कों पर इंक्रोचमेंट नहीं रहेगा, स्वच्छता रहेगा, क्योंकि प्रयाग ही आज पूरे भारत का एक एम्बेसडर है। दुनिया भर के लोग जो आएंगे प्रयाग को देखने के बाद पूरे भारत की कल्पना अपने मन के अंदर लेकर के जाएंगे। साधु संतों की मांग है कि जो तीर्थ स्थल हो या कुंभ क्षेत्र है वहां पर मांस मदिरा का प्रयोग ना हो, मगर स्टेशन के बाहरी श्रद्धालु निकलेंगे, वहां पर लीकर की भी दुकानें हैं और खुलेआम नॉनवेज की भी होटल है, तो उसको किस तरह से? ये भी पिछली सदन में एक प्रस्ताव पारित हुआ था कि जो संगम क्षेत्र है उसके 500 मीटर तक किसी भी प्रकार की ये शराब, मीट, मांस, अंडा इत्यादि की दुकानों पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है। और ये बात सही है कि ये तीर्थराज है, तीर्थों का राजा है। कुंभ और माघ के समय सारे तीर्थपति यही निवास करते हैं, तो जहाँ कहीं भी ऐसी दुर्व्यवस्थाएं होगी उन पर कार्रवाई करके उससे बेहतर किया जाए। साथ महापौर गणेश केसवानी जिन्होंने कहा है कि जहां भी इस तरह के अतिक्रमण है या नॉनवेज की दुकानें हैं वहां पर जांच कराई जाएगी और जांच कराने के बाद उन पर उचित कार्रवाई की जाएगी। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। और अब बात होगी 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों की। अलीगढ़ में महिला अधिवक्ता की हत्या के खिलाफ अधिवक्ताओं में आक्रोश, न्यायालय के बाहर जमकर की नारेबाजी। बाराबंकी में सियार ने 3 लोगों पर हमला कर दिया, ग्रामीणों ने सियार की जमकर पिटाई की, सियार की मौत। पीलीभीत में राइफल साफ करने के दौरान नौकर को गोली लग चुकी है, गंभीर हालत में अस्पताल में एडमिट करवाना पड़ा। बुलंदशहर में बाइक सवार बदमाशों की पुलिस से मुठभेड़, जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश घायल। सीतापुर में टीचर्स से भरी वैन नेशनल हाईवे 24 पर पलट गई, लखनऊ दिल्ली हाईवे पर यह हादसा हुआ, 77 शिक्षक बुरी तरह से घायल। आगरा में मंकी पॉक्स को लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट, विदेशी पर्यटकों की आवाजाही पर रखी जा रही है नजर। बाराबंकी में जंगली जानवरों का आतंक जारी है, कई गांव में दहशत का माहौल है, वन विभाग की कार्यशैली पर उठ रहे हैं सवाल। लखनऊ में अज्ञात दबंगों ने युवक पर हमला कर दिया, लाखों की लूट की घटना को अंजाम दिया। लखनऊ में शाइन सिटी में ठगी करने वाला इनामी अभियुक्त गिरफ्तार, पुलिस की संयुक्त टीम को मिली है सफलता। बुलंदशहर में बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़, पूर्व प्रधान और बीजेपी नेता की हत्या का आरोप, तमंचा, कारतूस, बाइक, नकदी भी बरामद। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।